हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की अगर हम बात करें तो इस बार जो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन हुआ था, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे आरबीआई सर्कुलर से, क्योंकि मेन सिलेबस का हिस्सा था ये। आने वाले जो बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन है उनमें भी संभावना है कि आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आरबीआई सर्कुलर्स आपको पढ़ के जाने हैं, ये आरबीआई की वेबसाइट पर अपलोडेड रहते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं स्वयं से। पर प्रॉब्लम ये है कि वो काफ़ी लेंदी होते हैं, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स उनमें काफ़ी यूज़ होती है, टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए हो सकता है, समय आपका काफ़ी लग सकता है उन्हें समझने में। तो करंट अफेयर्स फंडा ने इस काम को आसान किया है। हमने जितने भी पिछले कुछ महीनों के आरबीआई सर्कुलर्स हैं, खासकर ये 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है, और ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं सब इंक्लूड किए गए हैं, इरेलीवेंट डेटा को हटा दिया है ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हाईलाइट हो सकें। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस हमने कंप्लीट पढ़ाई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं जैसे आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, आरआरबी पीओ, ठीक, इन सब इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ाई गई है ताकि एसएससी और रेलवेज, स्टेट पीसीएस, इस तरह के एग्जामिनेशन में जो इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें आप सोल्व कर पाएँ। इंश्योरेंस इंडस्ट्री संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या रही है ड्यूरिंग द ईयर्स, किस तरह से इंश्योरेंस जो है ग्रो हुआ है, नेशनलाइजेशन, उससे संबंधित क्वेश्चन सब कुछ इसमें पढ़ाया गया है। तो ए टू जेड सब कुछ एक ही कोर्स में आपको मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ, यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, केवल यही एग्जाम आपका, केवल यही पीडीएफ पैकेज आपका इनफ रहने वाला है। तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। तो क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करेंगे। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि पाकी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, वेयर इज पाकी थर्मल पावर स्टेशन। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। The Asia Pacific Economic Cooperation APEC Summit 2025 was held in which country? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, साउथ कोरिया। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट ये जियोंग साउथ कोरिया में हुआ है। आपको बता दें, जो ये अपेक है इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट सिंगापुर में है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक नॉलेज में। अपेक समिट में जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, इन्होंने एक प्रपोजल दिया है कि वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाए। अपेक की स्थापना 1989 में हुई थी। 21 इकोनॉमीज इसका हिस्सा है। उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं: ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, चाइनीज तापई, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, पेरू, चिली। इसमें आप देखेंगे भारत इस समूह का हिस्सा नहीं है। नेशनल लीगल सर्विसेज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन विच डेट? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 9 नवंबर।
9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विसेज डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 है, ये अस्तित्व में आया था 1995 में। और इसने एक रास्ता बनाया कि जो फ्री लीगल एड दी जा सके जो भी नीडी पीपल हैं उनको। 3 टियर सिस्टम यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। पहला है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके हेड होते हैं। स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इसके हेड होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट जजेस के हेड होते हैं। इस एक्ट के जरिए लोक अदालत को भी स्टैब्लिश किया गया, परमानेंट लोक अदालत को भी स्टैब्लिश किया गया है, जो कि एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम्स है। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम स्कीम भी इस नालसा द्वारा स्टार्ट की गई है, जिसमें फ्री लीगल डिफेंस प्रोवाइड किया जाता है क्रिमिनल केसेस में जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं उन्हें। जेम्स वाटसन, who passed away recently, is best known for co-discovering the structure of its biological molecule. जेम्स वाटसन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस जैविक अणु की संरचना की सह खोज के लिए जाने जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है डीएनए। तो नोबेल प्राइज विनिंग अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, जेनेटिसिस्ट, जूलॉजिस्ट जेम्स डेवी वाटसन, जो कि वन ऑफ द को डिस्कवर्स रहे डीएनए स्ट्रक्चर के, इनका निधन हो गया 97 की एज में। इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया था 1953 में अलोंगसाइड ब्रिटिश साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर। 1962 में नोबेल प्राइज भी मिला मॉरिस विल्किंस एंड फ्रांसिस क्रिक के साथ डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डिस्कवरी के लिए। और ये आज भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसने इसकी स्थापना, किसने डिस्कवर किया था ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो अब ओबिचुरी में ये महत्वपूर्ण न्यूज़ है। एक और ओबिचुरी देखेंगे। ब्रिटेन की रिचेस्ट फैमिली के हेड गोपीचंद हिंदुजा, इनका निधन हो गया 85 की एज में। हिंदुजा ग्रुप आपने सुना ही होगा, अलग अलग सेक्टर्स में इनका कार्य है, लगभग 11 सेक्टर्स में। और 2025 एडिशन जो आया था संडे टाइम्स रीच लिस्ट में, इसमें गोपीचंद हिंदुजा फैमिली को रिचेस्ट फैमिली बताया गया यूनाइटेड किंगडम में। प्रोफेसर वैद्येश्वरन राजारामन, इन्होंने फर्स्ट प्रोफेशनल कोर्स स्टैब्लिश किया था कंप्यूटर साइंस में भारत में आईआईटी कानपुर में 1965 में। इनका भी निधन हो गया है। विच कंट्री लीड्स द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल, कुल नियोजित लोगों की संख्या के मामले में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? राइट आंसर ऑप्शन बी है चाइना। टॉप 10 कंट्रीज आप राइट साइड में देख सकते हैं, चाइना पहले पर है, दूसरे में भारत है। टोटल लेबर फोर्स की बात की जा रही है। तो लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कर्स की अगर हम बात करें या फिर सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स की बात करें, लार्जेस्ट शेयर एशिया में है। लगभग 1.28 बिलियन पीपल एम्प्लॉयड हैं एशियन कॉन्टिनेंट में, वर्ल्ड बैंक डेटा के हिसाब से। और इसके विपरीत हाई इनकम रीजन जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यहाँ पर काफ़ी कम लेबर फोर्स है, लेकिन काफ़ी हाईली जो है प्रोडक्टिव लेबर फोर्सेस है। यहाँ पर कम तो है लेकिन प्रोडक्टिव काफ़ी है। ग्लोबल रैंकिंग में चाइना लीड कर रहा है, 774 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड हैं 2024 तक की बात करें। दूसरे नंबर पर भारत आता है 608 मिलियन वर्कर्स के साथ। टोटल वर्ल्ड लेबर फोर्स का 40% केवल इंडिया चाइना ही शेयर करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स तीसरे नंबर पर है। लेबर फोर्स मतलब 15 या उससे ऊपर के जो लोग हैं जो कोई कार्य करते हैं, जैसे प्रेजेंट एम्प्लॉयज हो गया या जॉबलेस पीपल भी जो वर्क ढूंढ रहे हैं या फर्स्ट टाइम जॉब सीकर, सब इसमें आते हैं लेबर फोर्स में। Based on its score of 43.8, India falls under which rating category in the Global Pension Index? 43.8 स्कोर के आधार पर भारत ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में किस रेटिंग श्रेणी में आता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है डी ग्रेड। तो आप देखेंगे इस इमेज में कि जो नीदरलैंड्स, आइसलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, इसराइल, ये ग्रेड 1 में है, उसके बाद फिर बी प्लस ग्रेड शुरू हो रहा है और भारत डी ग्रेड में है। तो इस साल जो मर्सर है, ये ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म है, इसने कुवैत, नामीबिया, ओमान, पनामा, इन्हें ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में ऐड किया है और 52 रिटायरमेंट सिस्टम्स को कवर किया गया है इस इंडेक्स में, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन है 65%। नीदरलैंड्स, आइसलैंड, डेनमार्क, इन्हें ए ग्रेड्स मिले हैं। सिंगापुर फर्स्ट एशियन कंट्री है जिसे ए ग्रेड मिला है। इंडिया 43.8 स्कोर है और डी ग्रेड कैटेगरी में भारत को रखा गया है, यानी कि बॉटम में तुर्की, फिलीपींस, थाईलैंड, अर्जेंटीना के साथ। इंडिया रैंक्ड 4th ग्लोबली इन फॉरेस्ट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, रिमूविंग हाउ मच CO2 एनुअली बिटवीन 2021 एंड 2025। भारत वन कार्बन पृथक्करण में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। इसने 2021 और 2025 के बीच सालाना कितनी CO2 हटाई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 150 MT CO2।
देखिए जो फॉरेस्ट कवर है वो लगभग 4.14 बिलियन हेक्टेयर है, लगभग 1/3 ऑफ अर्थ लैंड एरिया, 32%, ऐसा फाओ रिपोर्ट में बताया गया है। जो डिफोरेस्ट्रेशन है वो मेजर ग्लोबल चैलेंज है, जो वनों की कटाई है या फिर वन रिमूव हो रहे हैं, और ये काफ़ी तेजी से हो रहा है। 10.9 बिलियन हेक्टेयर्स एनुअली डिफोरेस्टेशन हो रहा है। हालांकि स्लो डाउन इसमें देखने को मिला 1990 से 2000 के बीच में 17.6 मिलियन हेक्टेयर्स का। फॉरेस्ट ऑल्सो कंटिन्यू टू एक्ट एज अ नेट कार्बन सिंक, कार्बन सिंक की तरह कार्य करते हैं। एक तो होता है कार्बन सोर्स, यहाँ से कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, एक तो कार्बन सिंक जो अपने आप में उसको समावेश कर लेती है अपने आप में, मतलब उसको रिमूव करने का काम करती है। तो फॉरेस्ट है 3.6 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड ये रिमूव करते हैं फॉरेस्ट। 2021 से 2025 के बीच में इतना इन्होंने रिमूव किया है, ऐसा 2025 फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट में बताया गया है। रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ऑन फॉरेस्ट लैंड में टॉप पर है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को भी उसी को ही कहते हैं, कार्बन को खींच लेना एनवायरनमेंट से। इसके कंट्रास्ट में बात करें, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, पेरू ये लार्जेस्ट एमिशंस रहे हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन के कारण। इंडिया फोर्थ है फॉरेस्ट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के मामले में, और 150 MT CO2 पर ईयर इसने रिमूव किया है। What is the overall rank of India in the 2025 Heinrich IMD Sustainable Trade Index? 2025 हाइनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक में भारत की समग्र रैंक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 23। तो टॉप 10 कंट्रीज आप देख पा रहे हैं। देखिए यूनाइटेड किंगडम इसका पहला स्थान है। अगर हम 2025 हाइनरिच IMD सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स की बात करें, पहले न्यूजीलैंड आता था पहले नंबर पर, अब इसे दूसरे नंबर पर धकेल दिया है। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, चौथे नंबर पर सिंगापुर है। 2025 सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स रैंकिंग में भारत की जो ओवरऑल रैंक है वो 23 है। कंबाइंड स्कोर भारत का 100 में से 33.2 रहा है। अगर हम अलग अलग पिलर्स की बात करें तो भारत ने 60 स्कोर किया इकोनॉमिक पिलर में, 18th पोजीशन पर है। सोसाइटल पिलर में बात करें तो भारत 27th पोजीशन पर है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में बात करें तो 28th पोजीशन पर है। तो इस इंडेक्स में 30 इकोनॉमीज को एनालाइज किया गया है अलग अलग पिलर्स के हिसाब से, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन, इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप। When did the Constituent Assembly of India unanimously adopt वंदे मातरम एज द नेशनल सॉन्ग? भारत की संविधान सभा ने सर्वसम्मति से वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया? राइट आंसर ऑप्शन बी है जनवरी 24, 1950। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो 1 साल तक चलने वाला हमारा एक जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम मतलब मदर आई बोव टू दी, ठीक है, इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वंदे मातरम को 1 साल तक, क्योंकि 150 ईयर्स हो रहे हैं, ठीक है, इसकी स्थापना को। तो 7 नवंबर को इससे संबंधित कार्यक्रम की शुरुआत की गई प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा। ये साल भर तक मनाया जाएगा। तो 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक मनाया जा रहा है। 150 ईयर्स ऑफ कंपोजिशन, 150 साल हो गए हैं जब बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसको लिखा गया था 1875 में। नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, और अक्षय नवमी को ये लिखा गया था 7 नवंबर 1875 को। वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी जर्नल बंगदर्शन एज पार्ट ऑफ इस नोवेल आनंदमठ। आनंदमठ का एक हिस्सा है बंगदर्शन। सबसे पहले वहां पर हमें वंदे मातरम का वर्णन मिलता है। 24 जुलाई 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया है, इन्होंने सर्वसम्मति से वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग के तौर पर अपनाया था। यही हमारा क्वेश्चन भी था। द सेंटेनरी सेलिब्रेशंस ऑफ इंडियन हॉकी वर ऑर्गेनाइज्ड ऑन विच डेट? भारतीय हॉकी शताब्दी समारोह किस दिन आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है 7 नवंबर 2025। तो देखिए जो सेंटेनरी सेलिब्रेशंस है इंडियन हॉकी का, वो 7 नवंबर को मनाया गया। हॉकी इंडिया ने एक मेजर इवेंट होस्ट किया मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में। 7 नवंबर 1925 को हॉकी को एक फॉर्मल रूप मिला भारत में, नेशनल फेडरेशन की स्थापना हुई। 2009 में फिर इसे रिप्लेस किया गया हॉकी इंडिया के द्वारा, जो कि ऑफिशियल गवर्निंग बॉडी है जितने भी हॉकी एक्टिविटीज़ होते हैं हमारे देश में। यानी कि 100 साल हम मना रहे हैं हॉकी को, इंडियन हॉकी के। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, एशियन हॉकी फेडरेशन, इन सभी से मान्यता प्राप्त है हॉकी इंडिया को। इंडियन हॉकी टीम ने 13 ओलंपिक मेडल्स जीते हुए, जिनमें 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है। नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव 2025 वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच वेन्यू? राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए है यशोभूमि न्यू दिल्ली।
2 दिन तक नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज की गई यशोभूमि न्यू दिल्ली में 8-9 नवंबर 2025 के बीच में। थीम रहा सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। 1000 करोड़ रुपए का हिल एंड हिमालयन सिटीज फोकस्ड फंड भी यहाँ पर अनाउंस किया गया है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत। और जो यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है मनोहर लाल, इन्होंने डंप साइट रेमेडिएशन एक्सीलरेटर प्रोग्राम को भी लॉन्च किया है। 1 साल तक ये प्रोग्राम चलने वाला है। और साथ ही उन्होंने अर्बन इन्वेस्ट विंडो यूआई विन, जो कि एक इनिशिएटिव है हुडको का, इसे भी लॉन्च किया है। द पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी has officially inducted which aircraft carrier as its third and most advanced one? पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने किस विमान वाहक पोत को अपने तीसरे और सबसे उन्नत विमान वाहक पोत के रूप में शामिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है फुजियान। पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी, इन्होंने ऑफिशियली जो फुजियान है, जो कि चाइना का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, सबसे एडवांस है, इसको इंडक्ट कर लिया है अपनी नौसेना में। इसके अलावा चाइना के पास जो 2 अदर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो लियाओनिंग एंड शानडोंग। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब यहाँ से मतलब समुद्र से भी जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो अपनी मतलब यात्रा कर सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं। ये केवल दूसरा सेकंड कैरियर है, मतलब ये दूसरा कैरियर है यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड के बाद पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट्स को यूज करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर को यूज करता है एयरक्राफ्ट लॉन्च करने के लिए। यूएस आप सभी जानते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट कैरियर फ्लीट है पूरे वर्ल्ड में यूएस के पास। ठीक है, 11 कैरियर्स हैं इसके पास। 11 कैरियर्स माने आप चाइना, इंडिया, यूके, इटली, फ्रांस, रसिया, स्पेन, इनका कंबाइंड कर ले तब जाके इतने होते हैं। चाइना के पास अब 3 हो गए, इंडिया, यूके, इटली के पास 2 हैं, 2 हैं, फ्रांस, रशिया, स्पेन के पास 1 है। द Abraham Accords are a series of agreements aimed at normalizing relations between Israel and which group of nations? अब्राहम समझौता इजराइल और राष्ट्रों के किस समूह के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के उद्देश्य से समझौते की एक श्रृंखला है? राइट आंसर ऑप्शन डी है अरब एंड मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज। तो क्यों चर्चा में है? देखिए, कजाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड्स को ज्वाइन करेगा और ताकि जो रिलेशंस है नॉर्मलाइज हो सके इसराइल और कजाकिस्तान के बीच में, जो कि मुस्लिम मेजोरिटी नेशन है। ठीक है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है। जो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं तो एक तरह के समझौते किए जा रहे हैं इसराइल के साथ अलग अलग जो अरब नेशंस हैं या मुस्लिम डोमिनेटेड नेशंस हैं। सितंबर 2020 में अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन किया गया था। सबसे पहले यूएई और बहरीन ये फर्स्ट अरब कंट्रीज बने थे जिन्होंने इसराइल के साथ अपने संबंध स्थापित किए। फिर मोरक्को ने भी एग्रीमेंट साइन किया, इजिप्ट, जॉर्डन, इन्होंने भी किया। वॉशिंगटन डीसी में से साइन किया गया था 15 सितंबर 2020 में। यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा इसको मेडिटेट किया जा रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के तहत। विच 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज वर मोस्ट अफेक्टेड बाय टाइफून कलमेगी? कौन से 2 दक्षिण पूर्व एशियाई देश टाइफून कलमेगी से सबसे अधिक प्रभावित हुए? राइट आंसर ऑप्शन डी है वियतनाम एंड द फिलीपींस। टाइफून कलमेगी इसने काफ़ी रेन और डिस्ट्रक्शन लाया है वियतनाम और फिलीपींस में। लोकली इसे टीनो बोला जा रहा है। ये 13 टाइफून है जो साउथ चाइना सी में इस बार बना है। What role will India play in the Tropical Forest Forever Facility (TFF) launched recently during the COP13 बेलम ब्राज़ील? हाल ही में ब्राज़ील के बेलम में COP30 के दौरान शुरू की गई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में भारत क्या भूमिका निभाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है ऑब्जर्वर। तो यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP30 ये बेलम ब्राज़ील में हो रही है 6 से 21 नवंबर के बीच में। ब्राज़ील ने 6 नवंबर को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी TFF इसको लॉन्च किया है और पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस मॉडल पर ये आधारित है। और जो भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जिन कंट्रीज़ में है, ठीक है, उनको कुछ पैसा दिया जाए ताकि वो अपने फॉरेस्ट को हेल्दी रख सकें। ये इसका मतलब बेसिक सा एक प्रोविज़न है। तो 125 बिलियन US डॉलर यहाँ पर मोबिलाइज किया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा थ्रू पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और फिर जो भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उन्हें दिया जाएगा। ब्राज़ील ने 1 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट इसमें कर दी है। भारत ने कहा है कि हम ऑब्जर्वर के तौर पर इसे ज्वाइन करेंगे। यही हमारा क्वेश्चन भी था। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर होम टू मोर देन 80% ऑफ वर्ल्ड्स टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी। The global top 1% of the population is responsible for what percentage of global consumption-based emissions according to the Climate Inequality Report? जलवायु असमानता रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शीर्ष 1% आबादी
वैश्विक उपभोग आधारित उत्सर्जन के कितने प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 15%। द क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट, जिसका टाइटल है क्लाइमेट चेंज अ कैपिटल चैलेंज, व्हाई क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट टैकल ओनरशिप, ये हाल ही में रिलीज की गई है। इसे लिखा है लुकास कैंसल और कोर्नेला मोहरेन के द्वारा। इसमें बताया कि जो वेल्थी इंडिविजुअल्स हैं उनके वजह से क्लाइमेट क्राइसिस काफ़ी हो रहा है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट ही इस तरह की है। ठीक है, उनके कंजप्शन और लाइफ स्टाइल को तो छोड़ो, लेकिन जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ना उसके कारण जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो हो रहा है। ठीक है, तो जो टॉप 1% है, यानी कि जो 1% है पूरे विश्व के, जो टॉप 1% है, जो सबसे वेल्दी लोग हैं, वो 15% ऑफ ग्लोबल कंजम्पशन बेस्ड एमिशन का हिस्सा है। यानी कि 15% ग्लोबल कंजम्पशन उनके कारण हो जाए, टॉप के 1% पीपल हैं। विच इंटरनेशनल, बाकी इतना ही आपको जानना था। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 रनिंग ऑन एम्प्टी, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2025 रनिंग ऑन एम्प्टी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? राइट आंसर ऑप्शन बी है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 रनिंग ऑन एम्प्टी इसको रिलीज किया है। इसमें रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करे गए हैं, ग्लोबली क्या हो रहा है, मतलब क्लाइमेट चेंज से संबंधित किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, किस तरह से फाइनेंस प्राप्त हो रहा है। तो डेवलपिंग कंट्रीज को लगभग 310 बिलियन यूएस डॉलर एनुअली चाहिए 2035 तक, यदि वो क्लाइमेट चेंज के प्रति कुछ सकारात्मक कार्य करना चाहते हैं। जो करंट इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंस है उससे 12 गुना ज़्यादा। जो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल फॉर क्लाइमेट फाइनेंस है वो इनफ नहीं है। यूएनईपी की बात करें, स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था और हेडक्वार्टर्स नैरोबी केन्या में है। फाउंडर है मॉरिस स्ट्रॉन्ग, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंगर एंडरसन। चकाओ इज अ ब्लैक राइस वैरायटी ग्रोन इन विच स्टेट, चकाओ काले चावल की एक किस्म है जो किस राज्य में उगाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी मणिपुर। तो मणिपुर चकाओ व्हाइट स्टिकी राइस की एक और वैरायटी अब इंट्रोड्यूस करने वाला इंटरनेशनल मार्केट में, जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एमओयू साइन किया है जापान के साथ। तो 20 मैट्रिक टन्स एक्सपोर्ट किया जाएगा व्हाइट स्टिकी राइस का, और ये समझौता हुआ है फर्स्ट पार इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस जो कि अपेटा द्वारा ऑर्गेनाइज की गई न्यू दिल्ली में। चकाओ ब्लैक राइस वैरायटी है जो कि मणिपुर में ग्रो की जाती है। प्लीजेंट एरोमा और नेटिव फ्लेवर इसका होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे जीआई टैग भी दिया है 2020 में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देखेंगे। मैक्स वर्स्टैपन प्लेस फॉर विच रेसिंग टीम? रेड बुल। हु इज द ऑथर ऑफ द लोनलीनेस ऑफ सोनी एंड सनी? किरण देसाई। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? 1950-51। स्पेशल intensive revision was a pilot project in which state? Bihar. In which year did the comprehensive test ban treaty banned all nuclear tests? आंसर 1996। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया, इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं। वेयर इज आईनी एयरबेस, ये चर्चा में रहा है। Which is the winter session of parliament starting this year? Which organization is preparing to operationalize the digital payments intelligence platform? Under which operation name were 2 infiltrators killed in North Kashmir's Kupwara district on November 8, 2025? Which Indian shooter clinched the gold medal in the men's 50-meter pistol event at the ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इन इजिप्ट? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।